गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th का 6 लेसन है बेटा हमारे स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तों का खंडन, जिनके लेखक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कल तक हमने किया था कि किस प्रकार के स्त्रियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। कहा जाता है कि स्त्रियों को पुराने समय में पढ़ाया लिखाया भी जाता था, क्योंकि उसमें भी संस्कृत और प्राकृत भाषा थी। वह कहते कि लेकिन उसका कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला है कि उसमें स्त्रियों के लिए कोई विद्यालय थे या नहीं भी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। क्योंकि लेकिन कहा जा सकता है कि उस समय यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जहाज़ों वगैरह का भी प्रबंध किया जाता था, प्रयोग होता था। लेकिन सैकड़ों जो स्त्रियों के पद्य जो रचना लिखी गई हैं, वो त्रिपिटक ग्रंथों की जो रचना होती है स्त्रियों ने जो लिखी थी, वो भी प्राकृत संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। उनके अवशेष हमें मिलते हैं कि आदि रामायण महाभारत वगैरह में श्लोक वगैरह बोल जाते, उसमें प्राकृत या संस्कृत भाषा ही बोली जाती थी। तो ये है कि हमारे उस समय में भी शिक्षा सिखाई जाती थी स्त्रियों को भी, कि अत्तर की पत्नी, मंडन मिश्र की पत्नी, गार्गी आदि जैसी विदुषी नारियों ने अपनी पांडित्य से उस समय के बड़े बड़े आचार्यों को भी मात दे दी थी। कि वह कहता है कि इनकी अत्तर मिश्र और मंडन मिश्र पत्नी कि ये भी बड़ी बड़ी महान विदुषियाँ मानी जाती हैं, कि यदि संस्कृत शिक्षा प्राकृत शिक्षा या उसमें शिक्षा नहीं सिखाई जाती स्त्रियों को, तो ये कैसे सीख रही हैं। तो उसमें स्त्रियों को शिक्षा सिखाई जाती थी और इन स्त्रियों की शिक्षा ने बड़े बड़े आचार्यों को भी हरा दिया था। तो क्या वे स्त्रियाँ कुछ बुरा परिणाम भुगतना पड़ा था। वह कहते कि लेकिन उस समय क्या उन स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने के कारण कौन से बुरे परिणाम भुगतने पड़े थे। यह सब उन लोगों की गढ़ी हुई कहानियाँ हैं जो स्त्रियों को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। कि ये तो वे लोग कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने से घर सुख का नाश हो जाएगा, स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, कि जो स्त्रियों को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। वे सोचते हैं कि स्त्रियां कहीं हमसे आगे नहीं निकल जाए। जिनका अहंकार स्त्री को दबाकर रखने से संतुष्ट होता है, तो वे स्त्री को अपनी बराबरी का अधिकार कैसे दे सकते हैं। जिन लोगों के अंदर ऐसा अहंकार घमंड होता है कि स्त्री यदि पढ़ लिख ली तो मुझसे आगे चली जाएगी और मुझ पर तरह तरह के ताने वगैरह न करे कि आप कुछ नहीं करते, ये चीज़ें। तो वह कहते ऐसे जो लोग अहंकारी घमंडी जो लोग होते हैं, जो अपने आप को ये मानते हैं स्त्रियों को आगे बढ़ता हुआ उनके कदमों को नहीं दे सकते, उन्हें उन्नति के पद पर अग्रसर होता हुआ नहीं देते, वे लोग ही ऐसा कर सकते हैं। यदि उनकी बात भी ली जाए तो पुराने समय में स्त्रियों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती थी, परंतु आज बदलते समय के साथ स्त्री शिक्षा अनिवार्य है। जब हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कई पुराने रीति रिवाजों को तोड़ दिया है, तो इस पद्धति को हम क्यों नहीं तोड़ सकते। जब इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे धर्म रीति रिवाज आदि को परंपराओं को तोड़ दिया है, तो अब इस परंपरा को भी हम तोड़ सकते हैं। स्त्रियों को नहीं पढ़ाना लिखाना चाहिए, हम स्त्रियों को पढ़ाए लिखाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पुरुषों के बराबर पूरा हक है पढ़ने लिखने का, हर कार्य करने का। तो पढ़ने लिखने का क्यों नहीं है। यदि उन लोगों को पुराने समय में स्त्रियों को पढ़े होने का प्रमाण चाहिए, तो श्री भगवत गीता दशम स्कंद में रुक्मिणी के हाथ का लिखा कृष्ण को पत्थर बड़ी विद्वता भरा था। यह पढ़े लिखे होने का प्रमाण नहीं है क्या। वे लोग भागवत की बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। स्त्री शिक्षा विरोधियों के अनुसार यदि स्त्रियों को पढ़ाने में कुछ बुरा घटित होता है, तो पुरुषों के पढ़ने से तो उससे भी बुरा घटित होता है। समाज में होने वाले सभी बुरे कार्य पढ़े लिखे पुरुषों की ही देन है। वह कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने से गृह सुख वगैरह का नहीं होता है। वह कहते हैं कि पुरुषों को पढ़ाने से हर जो बुरे कार्य होते हैं पुरुषों को पढ़ाने से भी घटित हुए हैं। क्या पाठशालाएं कॉलेज आदि बंद कर देने चाहिए, कि बड़े बड़े यानी कि जो ये पुरुष होते हैं बड़े बड़े कॉलेजों में पाठशालों में पढ़े और उनके कारण ऐसे कार्य घटित हुए हैं, तो अब हमें क्या इन स्कूल कॉलेजों को बंद करना चाहिए। शकुंतला का दुष्यंत का अपमान करना स्वाभाविक बात थी। एक पुरुष स्त्री से शादी करके उसे भूल जाए और उसका त्याग कर दे तो वह स्त्री चुप नहीं बैठेगी। तो उसमें कहा था कि शकुंतला पढ़ी लिखी औरत थी और उसने शकुंतला ने दुष्यंत से ऐसे कटु वचन कही थी। वह कहते कि ये बात भी सत्य है कि पढ़ी लिखी होने के कारण जब उसका पति उसे त्याग देता है, तो क्या वह चुपचाप बैठ सकती। वह अपने अन्याय के लिए उसे लड़ना चाहिए। वह अपने विरुद्ध किए गए अन्याय का विरोध करेगी, तो कोई गलत बात तो नहीं थी। सीता जी तो शकुंतला से अधिक पवित्र मानी जाती थी।
वह कहते कि सीता क्या थी, शकुंतला से अधिक पवित्र माना जाता। वह कभी किसी के सामने कुछ बोलती तक भी नहीं थी। उन्होंने भी अपने परित्याग के समय राम जी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने सबके सामने अग्नि में कूदकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया था, और फिर भी लोगों की बातें सुन करके उसे क्यों छोड़ दिया गया था। वह कहते कि सीता को सबसे पवित्र माना जाता है। जब वह रावण में के महल में 10 महीने तक रहकर आई थी, उसके बाद उसने अग्नि में कूदकर अपनी अग्नि परीक्षा भी दे दी की थी। लेकिन अयोध्या में आने के पश्चात जब अयोध्यावासी जब उसे तरह तरह की बातें उसे कर रहे थे, और कि ये राजा है, कि ये यानी कि 10 महीने तक रावण के पास रहकर भी फिर भी राम जी इसको रख रहे हैं, ऐसी ऐसी बातों को सुनकर उसके बाद भी श्री राम जी ने सीता का परित्याग कर दिया था। क्या ये बात सत्य है? लेकिन उस समय भी क्या किया था, सीता ने भी उन पर आरोप लगाए थे। फिर लोगों की निंदा के कारण उसे क्यों छोड़ दिया गया? यह राम के कुल पर कलंक लगने वाली बात थी। और राम जी ने सीता को किस लिए छोड़ा था? कि वह यदि उसे ऐसा नहीं करता तो वह अयोध्या वासियों पर कलंक लग जाता, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। सीता जी तो शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली थी, फिर उन्होंने अपने विरुद्ध न्याय का विरोध अनपढ़ों की भांति क्यों किया था? सीता पढ़ी लिखी थी, हर प्रकार के ग्रंथों का ज्ञान था उसे, लेकिन उसके बाद भी सभी प्रकार के ज्ञानों को वह सहती रही थी। अपने विरुद्ध उसने कभी भी कोई भी आवाज़ें नहीं उठाई थी। स्वाभाविक बात है, जब मनुष्य अपने विरुद्ध न्याय के विरोध की आवाज़ उठाता है, फिर कहते कि मनुष्य अपने पढ़े लिखे होने के पश्चात भी व्यक्ति यदि अपने विरुद्ध ही आवाज़ नहीं उठा सकता तो क्या कर सकता है? जैसे हमारा कहते हैं, स्त्रियों को किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है, तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, चोरियां करना, व्यापारी, ये सब पढ़ने लिखने का परिणाम है, तो सारे स्कूल कॉलेजों को बंद कर हो जाने चाहिए। वे कहते कि चोरी वगैरह, डकैती वगैरह आदि जो करते हैं, बम वगैरह, ये सभी पुरुषों का ही कार्य होता है, और ये बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़े लिखे हैं। लेकिन उसके बाद भी फिर जब ये ऐसे कार्य करते हैं तो हमें इन कॉलेज स्कूलों को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे पाठ और लेखक का नाम बताइए। पाठ का नाम क्या है? स्त्री शिक्षा के विरोधी कृत्यों का खंडन। इनके लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सेकेंड, लेखक ने स्त्रियों के द्वारा की गई किस अनर्थ की चर्चा की है और क्या की है? कि लेखक ने पढ़ी लिखी स्त्रियों के द्वारा उनकी विद्वता से शास्त्रार्थ बड़े बड़े विद्वानों को पराजित करने के बारे में बताएं। वह कहते कि पढ़ाने लिखाने से स्त्रियों के अनर्थ होता है। उसने कहा कि पढ़ाने लिखाने से किसी प्रकार का कोई अनर्थ नहीं होता। पढ़ी लिखी स्त्रियां जो होती हैं कि उन्होंने बड़े बड़े कार्य भी कहे, बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं उन्होंने उनको भी हरा किया था। वे अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए संघर्ष करने की चर्चा उन्होंने की गई थी। लेकिन इस समाज में स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना एक अनर्थ माना जाता है। वास्तव में यह अनर्थ नहीं है, यह पुरुष समाज द्वारा स्त्रियों को बलात्कार किया जाने वाला अनर्थ माना जाता है। पुरुष पढ़ लिख कर भी क्या कुकर्म करता है, क्या यह उसकी पढ़ाई का दोष है? वह कहते कि पुरुष पढ़ लिख कर भी चोरी करता है, डकैती करता है, घुसखोरी, बेईमानी, पढ़ाई लिख सारे कार्य करता है। क्या पढ़ाई लिखाई करके उसमें ये सिखाया जाता है कि उनको आप भी पढ़ लिख कर के चोरी करना, डकैती करना, किसी का दुष्कर्म वगैरह करना, उल्टे बोलना आदि शिक्षाएं सिखाई जाती? नहीं। लेकिन उसके बाद पढ़ाई लिखाई का दोष नहीं होता ये कि पढ़ लिख गया इसलिए ये ऐसे कार्य कर रहा है। वह सब बुरे कार्य अपनी संगति के संस्कारों के कारण करता है। यदि उसके संस्कार अच्छे होते हैं, उसे पढ़ा, तो वह गलत कार्य नहीं करेगा। तो इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई दोष नहीं होता। पढ़ाई लिखा का तो किसी प्रकार का कुकर्म मानना ही नहीं चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा है ज़्यादा इसलिए ये कार्य करता है। इस तरह को पढ़ा लिखा जाता है, वह किसी का आदर सम्मान वगैरह नहीं करती, कोई घर का कार्य नहीं करते, तो उसका कहते हैं पढ़ी लिखी इसलिए कार्य नहीं करती। ऐसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई को दोष नहीं देना चाहिए, वे हमें अपने संस्कारों को देना चाहिए। लेखक ने स्त्रियों के पढ़ा लिखा होने का अनर्थ का कारण मानने वालों को क्या और क्यों कहा है? कि लेखक ने पढ़ी लिखे अनर्थ होने वाली स्त्रियां कहने वाले पुरुषों को पागल, पूर्वाग्रहग्रस्त, अंधविश्वासी आदि कहा गया है। ये लोग अपना वर्चस्व रखने के लिए स्त्रियों को अनपढ़ ही बनाए रखना चाहते हैं। स्त्रियों का भला बुरा सोचने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनना आदि के कार्य करते रहते हैं।
व्यक्ति को शिक्षा किस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है? व्यक्ति को शिक्षा हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कुमार्ग से वह हमेशा सद्मार्ग की ओर चलने के लेते हैं कि मनुष्य को गलत कार्य से हटा करके अच्छे मार्ग पर चलाते हैं। सोचने विचरने की शिक्षा देती है कि पढ़ लिख कर उसके सोचने की अक्षमता होती है, विकसित होती है, एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, स्वयं भी उसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो शिक्षा तो हमेशा व्यक्तियों को अच्छा ज्ञान ही प्रदान करती है। हालांकि पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसे हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों में भी होते हैं, अनपढ़ों और पढ़े लिखे दोनों में होते हैं। अनर्थ दुराचार पापाचार के कारण ही होते हैं और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देख करके जाने भी जा सकते हैं। से किस में वही पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पाठ और लेखक का नाम। तो अगला है कि पढ़ना लिखना स्वयं में कैसा है। कि लेखक के अनुसार पढ़ना लिखना स्वयं में ऐसी बात नहीं है कि जिसके कारण से हमारे अनर्थ हो सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसके कारण पढ़ने लिखने से अनर्थ हो सकते हैं। पढ़ना लिखना स्वयं में मनुष्य को शिक्षित बना करके, पढ़ाई लिखाई तो ऐसी है कि मनुष्य को शिक्षित बना करके गलत मार्ग से अच्छे मार्ग पर जाने की शिक्षा वह प्रदान करती है, अच्छा चलना सिखाती है। कि पढ़ लिख कर मनुष्य अपने जीवन को क्या करता है, सफल बनाता है और दूसरों को भी क्या कहता है, वह अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। पढ़ना लिखना स्वयं में, ठीक है। अगला है अनर्थ का बीज किस में होता है। कि अनर्थ का बीज व्यक्ति के अपने चरित्र में माना जाता है। कि पढ़ने लिखने कि अनर्थ का बीज तो व्यक्ति के अपने चरित्र में होता है। उसका स्वभाव, संगति और संस्कार अनर्थ करने के लिए ही प्रेरित करता है। कि हमें ऐसी शिक्षा नहीं सिखाई जाती कि पढ़ने लिखने से आप ये कार्य कर सकते हो, अनर्थ होते हैं। बल्कि बुरी संगत, बुरे संस्कार, उद्दंड स्वभाव, सदा कार्यों को अच्छे कार्य करने के लिए शिक्षा तो हमें क्या करती है, हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। पढ़ा लिखा अनपढ़ होना आवश्यक नहीं है। कभी भी व्यक्ति अनर्थ के बीज नहीं पनप सकते हैं। अनर्थ का बीज किस में होता है, किस में माना जाता है, ये हो चुका है। थर्ड है व्यक्ति विशेष का चाल चलन देख करके क्या जाना जा सकता है। कि व्यक्ति के उसके चाल चलन को, उसके स्वभाव, उसके रहन सहन आदि को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है, परिश्रमी है, सत्यनिष्ठ है या नहीं है, या झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला है। उसके रहन सहन, हाव भाव आदि से हम पता लगा सकते हैं कि वह चोरी करने वाला, आलसी, गंदगी, बुरी आदि अनर्थ का पता लग सकता है। तो वो केवल हमारे किसकी पढ़ाई लिखाई का कार्य नहीं है, बल्कि उसके स्वभाव के बारे में, उसकी सहनशीलता को जानने के कारण ही हम ऐसा सोच सकते हैं। लेखक का स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या विचार है। कि स्त्री शिक्षा के संबंध में लेखक का विचार है कि स्त्रियों को अवश्य ही पढ़ाना चाहिए। पढ़ी लिखी स्त्रियां अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा नागरिक बन सकती हैं, संतान में अच्छे संस्कार पैदा कर सकती हैं, अपनी संतान को अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए होते हैं। कि वह गलत मार्ग अगर चुनता है तो उसे अच्छे मार्ग के बारे में वह बता सकती हैं। गृह स्वर्ग बनाने वाली हो सकती है और वह क्या कहते हैं, उसे गृह लक्ष्मी भी कहा जाता है। एक तो हमारा अभ्यास का एक क्वेश्चन है कि कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे, द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क दिए हैं। टिकी पढ़े लिखे, सभ्य और स्वयं को सुसंस्कृत समझने वाले विचार स्त्रियों को समाज में अहित मानते हैं। कि स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने से हर प्रकार के अनर्थ हो सकते हैं। वह कहते हैं कि लेकिन भारत में स्त्रियों को अनपढ़ होने का ऐसा कोई प्रमाण आज तक हमें नहीं मिला कि स्त्री, प्राचीन समय में जो स्त्रियाँ होती पढ़ी लिखी नहीं थी, विद्यालय नहीं थी, क्योंकि उस समय क्या थी, प्राकृत भाषा थी। नाटकों में भी स्त्रियों के अन्य पात्रों में को प्राकृत भाषा तथा कुछ लोगों को संस्कृत भाषा भी बुलवाई जाती थी। इसका यह प्रमाण तो नहीं है कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। कि नाटक वगैरह रंगमंच पर उस समय सबसे आगे स्त्रियाँ ही रहती थी, उसमें वे सारे कार्य करती थी। त्रिपिटक ग्रंथ जो होता है, बौद्ध में सबसे बड़ा ग्रंथ त्रिपिटक माना जाता है और उसमें भी हमें प्राकृत भाषा का प्रयोग मिलता है। जब सारनाथ के समय में बौद्ध जी ने जो उपदेश दिया था
उसमें भी हमें प्राकृत भाषा का प्रयोग मिलता है। बुद्ध समाज, जिस तरह आज के लोग समाज में रह कर के बंगला, हिंदी, उड़ीसा आदि भाषाओं को बोलने थे, वे पढ़ने लिखने से ही करते हैं। और उस समय लोग क्या करते, केवल प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन पढ़ाई लिखाई से अन्य प्रकार की अन्य जो भाषाएं होती हैं उनका विज्ञान प्राप्त हम कर सकते हैं। तो प्राकृत भाषा का प्रयोग कोई अनपढ़ नहीं कहलाता है। बोला कि वाल्मीकि जी के रामायण में तो बंदर वगैरह आदि जो होते थे वो भी संस्कृत भाषा ही बोलते थे। स्त्रियों के लिए कौन सी भाषा उचित हो सकती है, ये स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले स्वयं ही सोच सकते हैं। कि अत्रि मिश्र की पत्नी, मंडन मिश्र की पत्नी ने बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं उनको भी हटा दिया था। क्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी? पुराने में उड़ने वाले जहाजों वर्ण शास्त्रों में भी मिलता है। तो ये नहीं कि स्त्री शिक्षा का विरोधी जहाज ने होने से इनकार कर सकते, उनको पढ़ा लिखा नहीं जाने, ऐसा कार्य नहीं। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुर्तवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। कि स्त्री शिक्षा विरोधी कुर्तवादियों का यह कहना है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, ये उचित नहीं है। कि शकुंतला द्वारा अपने सम्मान की रक्षा के लिए जब उसने दुष्यंत को कुछ कटु वचन कही थी तो वह उनके लिए अनर्थ नहीं था, उचित नहीं है। कि पढ़ी लिखी स्त्रियां समाज की रक्षा के लिए भी अन्य प्रकार के कार्य कर सकती हैं। कि उसमें यदि पढ़ी यानी कि शादीशुदा जब उसका पति उसे छोड़ता है तो उसके लिए उसमें क्या होती है, तो क्या वह अपने हक के लिए, सम्मान के लिए वह नहीं लड़ सकती हैं? तो शकुंतला ने भी सिर्फ वैसा ही किया था। समाज को अपने कार्यों द्वारा गलत मार्ग पर ले जाना पुरुष ही करते हैं। स्त्रियों को तो ये कहा जाता है कि गृह सुख ना कर देगी, लेकिन नहीं, पढ़े लिखे जो पुरुष होते हैं वो भी गलत मार्ग पर चलते हैं। वो ऐसे कार्य, चोरी करना, डकैती करना, बुरे करना, घूस फिकिर आदि कार्य कौन करते हैं? उसमें पुरुष ही करते हैं। और वो बड़े बड़े कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़े लिखे हैं, क्या उसमें जब वो पुरुष ऐसे कार्य करते हैं तो उस समय क्या स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया जाता है? नहीं। उपयोग में बताया, सीता जी ने भी अपने परित्याग के समय राम जी पर आरोप लगाया था। उन्होंने भी कहा था, जब उसने अपनी शुद्धता का जो प्रमाण है अग्नि में कूद कर देख दिया था, लेकिन उसके बाद भी अयोध्यावासियों के कहने के कारण भी राम जी ने उस पर कलंक लगाया था और उस पर आरोप लगाया था और उसको छोड़ दिया था। आरोप क्या उन्हें गवार सिद्ध करता है? लेकिन सीता जी ने राम के लिए जो आरोप था, क्या वह उसके लिए गवार सिद्ध करता है? नहीं, वो गवार सिद्ध नहीं करता। वो भी एक महाविदुषी थी, लेकिन अपने सम्मान की रक्षा के लिए उसे बोलना एक अनुचित था। कि पढ़ लिख कर अनर्थ नहीं होते हैं, अनर्थ पढ़ाई से नहीं, अपितु अपनी सोच से, अपने स्वभाव से बनते हैं। शिक्षा हमें कभी ये नहीं सिखाती भी आप गलत कार्य करो, वह मनुष्य की सोच पर होते हैं कि वह क्या अच्छे कार्य करता है, क्या बुरे कार्य करता है, वह मनुष्य की सोच पर ही निर्भर होती हैं ये चीज़ें। पुराने समय में स्त्रियों को द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कि पुराने समय में स्त्री द्वारा प्राकृत भाषा में बोला उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। उसमें पढ़ने लिखने की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। जिस प्रकार आज हिंदी, बंगाली, मराठी आदि भाषाओं का प्रयोग हम बोलते हैं, पढ़ने लिखने आदि के हम स्वयं को अपना क्या लेते हैं? पढ़ा लिखा ऐसु वैसु संस्कृत मानते हैं। और उसमें प्राचीन समय में क्या था? प्राकृत भाषा पर सबसे अधिक विशेष महत्व दिया जाता था। तत्कालीन समाज का वर्णन भी मिलता है कि स्त्रियों को अनपढ़ होने के लिए नहीं कह सकते, कि उसमें प्राकृत भाषा थी, इसलिए हम उनके अनपढ़ होने का सबूत तो मान ही नहीं सकते हैं। परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हों। तर्क सहित उत्तर दीजिए। कि लेखक का कहना है कि हम परंपरा के उन्हीं पक्षों को महत्व देना चाहिए जो स्त्री पुरुषों की समानता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। उन्हें मनुष्य का जीवन अकेले नहीं चल सकता है, उसकी जीवन यात्रा क्या होती है? स्त्री पुरुष आदि के सहयोग के कारण ही उसका जीवन करता है। मजबूत पहिया कौन करता है? उसकी स्त्री ही होती है, और कमज़ोर भी वह उसी को करती है। तो हमने दोनों पहियों को क्या था? समान रूप से चलाना चाहिए गाड़ी की। यदि एक पहिया डगमगा जाता है तो गाड़ी का जो फंक्शन होता है वो इधर उधर डगमगाने लगती है, खुल जाता है। ऐसे ही स्त्री और पुरुष के संबंध में दोनों को एक साथ अपना सहयोग देना चाहिए। दोनों की शिक्षा, खान पान, रहन सहन आदि को हर प्रकार के अवसर दिया जाना चाहिए। घरों में आज के पुराने समय में तो क्या था
कि घर में लड़के के जन्म पर बहुत सारी खुशियाँ वगैरह आदि मनाई जाती थी, और लड़की जब पैदा होती थी उसमें रोना रिपना मातम वगैरह आदि मनाना पड़ता था। लड़की की भ्रूण हत्या की जाती थी, लड़के के आने पर स्वागत किया जाता था। वैसे लड़की के जन्म पर भी होना चाहिए। हमें ये भेदभाव, ये रीति रिवाज समाप्त कर देनी चाहिए कि लड़का लड़की के भेदभाव को, दोनों को हमें समान रूप से मानना चाहिए। उसके भविष्य में उनके जीवन की गाड़ी भी ठीक से नहीं चल सकती। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी हमें करना पड़ सकता है। तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। कि पुराने ज़माने में लोग स्त्रियों को शिक्षा देने के विरोधी थे। वे स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने में बहुत अधिक अनर्थ मानती थी। धीरे धीरे लोगों ने शिक्षा का महत्व समझा और स्त्रियों को क्या करने लगे, पढ़ाने लगे। शिक्षा के नाम पर वे स्कूल कॉलेजों परंपरागत रूप पढ़ाए जाने लगे थे। परिवर्तन आ गया था। विद्यार्थियों की परंपरागत शिक्षा के साथ साथ रोजगार वगैरह भी विषय बढ़ाए जाने लगे थे। तो पहले की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में बहुत अधिक है। पहले स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना अनर्थ माना जाता था, गृहसुख माना जाता था कि आदर सम्मान नहीं करेगी किसी का। लेकिन आज के समय में स्त्रियाँ पुरुषों से आगे हैं। आज उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, हर कदम पर वो आगे रहती हैं। तो गद्यांश क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस लर्न।